बीपीएससी आउटर मेंस के अच्छे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं बीपीएससी आउटर मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, बीपीएससी 67 एग्ज़ाम में भी बहुत बच्चे एग्ज़ाम दिए थे हमारे चैनल से भी जुड़ने वाले, और एग्ज़ाम रद्द भी हो गया। अब हमें मेंस की तैयारी में लगना चाहिए। चाहे आप 67 की तैयारी कर रहे हों, डबल एओ की, सीडीपीओ की या बीपीएससी ऑडिटर की, मेंस तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा और सबका सिलेबस एक जैसा ही है। बीपीएससी के जो संयुक्त पात्रता परीक्षा होती है उसी के आधार पर सिलेबस है सबका, ठीक है ना। तो सब लोग देखिए वीडियो और फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए किस तरह से प्रश्न को हल किया जाता है, आंसर को लिखा जाता है। हम बहुत हद तक अच्छे लिखने का कोशिश करते हैं, आप इससे भी अच्छा लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन पैटर्न को देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो जो लोग, क्योंकि ये जनरल स्टडी है और ये सबके लिए है, ये तो अलग अलग है नहीं, भले आपका ऑप्शनल अलग हो, लेकिन जनरल स्टडी आज हम लेकर आए हैं जनरल स्टडी 2 के, जो 66 बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिए, समझिए। और आज का सवाल है राष्ट्रपति को लेकर, ठीक है। 16 क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा पूरी तरह से। अभी भी नहीं जुड़े हैं चैनल से, जुड़ सकते हैं, आपके भाई का ही चैनल है और अच्छी तरह से कराया जाएगा, ठीक है ना। कोई पैसे नहीं लिए, तो यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए जाते, इस बात को आप आराम से जान लीजिए। बहुत बच्चे सिर्फ सवाल करते हैं फॉर्म भरने के समय, बहुत बच्चे एमबीए और एमसीए वाले भी सवाल करते हैं और ये सब्सक्राइब करना नहीं चाहते। पता नहीं क्यों, सब्सक्राइब करने से क्या उनकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, हमें तो समझ में नहीं आता। खैर, ये उनकी सोच है। आप लोग को अगर कुछ फ़ायदा लेना हो, आपको कुछ समझना हो और मेंस की तैयारी बेहतर करनी हो, जिनको भी, जो लोग नया देख रहे हैं मेरा चैनल को, वो लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। पुराने लोग तो बने हुए हैं, ठीक है। आइए देखें सवाल। ये जीएस पेपर 2 का है, सेक्शन 1 का, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था। मैंने सबका जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है, सारे क्वेश्चन बता दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी भी जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर मेंस के प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, ठीक है, आप उसमें खोजिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सबका ऑप्शनल के भी मिल जाएंगे। ऑप्शनल वाले भी, जीएस पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, ठीक है। तो आज का देखते हैं प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था पर, और प्रश्न ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 66 क्या आपके आगे आने वाले ऑडिटर का एग्ज़ाम हो, या 67 का एग्ज़ाम हो, या डबल एओ का, या सीडीपीओ का, सबके लिए सवाल यहाँ से बनता है राष्ट्रपति और राज्यपाल पर, ठीक है। इन दो पे एक सवाल रहता ही है। तो आप आज का राज्यपाल पे मेरा वीडियो बना हुआ है पहले से, जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं देख सकते हैं, ठीक है ना। और आज का टॉपिक है राष्ट्रपति के ऊपर, इसको किस तरह से आंसर में उतारा जाए, ठीक है, उसको देखिए पूरा। भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये सवाल 66 बीपीएससी में पूछा गया था। ऐसे अधिकतर एग्जाम में पूछता ही रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सवाल एक रहता ही है, तो लगभग हर साल ही आता है, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से लिखा गया है आप देखने की कोशिश कीजिए, समझते हुए चलिएगा। राष्ट्रपति के बारे में भी आपको बताना होगा, और ये किनकी भूमिका रहती है, तो मंत्रिमंडल की भूमिका रहती है, और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मेन होते हैं, तो उनके बारे में भी जिक्र करते हुए इस प्रश्न को लिखना होगा, ठीक है ना। तो आइए देखें, बहुत अच्छी तरह से लिखने का कोशिश किया गया। आपके पास अगर इससे भी अच्छा आंसर हो तो आप ज़रूर हमें भेजें, ठीक है ना, या आप अपना लिख लें। अपनी प्राइवेसी चाहते हैं, आप खुद का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने तैयारी करें, इससे अच्छा लिखें दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है, ठीक है। राष्ट्रपति को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी शक्तियां, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की शक्ति तथा आपातकालीन शक्तियां, यानी सभी प्राधिकार प्राप्त हैं, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता
एवं सलाह से करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में कुछ आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट करते हुए चलिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो देखिए और कुछ समझिए दोस्तों। टेलीग्राम में फ्री के पीडीएफ के चक्कर में सिर्फ मत रहिए। ठीक है ना। और लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको दिल को छू जाए, अगर कुछ अच्छा लगे तो। ठीक है, ताकि उसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता। ठीक है ना। और आगे वीडियो बनाने का मुझे भी सौभाग्य मिलता है, मौका मिलता है, ताकि खुशी मिलती है, और खुशी से मैं आगे वीडियो भी बनाते रहता हूँ। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों एवं शक्तियों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है। आरंभ में यह माना जाता था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, और वह अपने विवेक से संवैधानिक कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। इसी कारण प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच कई मुद्दों पर मतभेद, तनाव और संघर्ष की स्थिति रही। ठीक है। परंतु 42वें संविधान संशोधन एवं 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए एक मंत्री परिषद की सलाह को बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद ही दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य है। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझाया गया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा वाद विवाद में राष्ट्रपति की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता। ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का प्रतीक है। वह प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मुहर के रूप में है, जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर है। वह उसकी सलाह के विरुद्ध अथवा उनकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। बिना मंत्री परिषद के सलाह के बिना राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है। तो इसको आपको यहाँ पे अपनी भाषा में समझाना है। ठीक है दोस्तों। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। ठीक है। भारत में कोई मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। ठीक है। किंतु वास्तविकता में कोई मंत्री राष्ट्रपति का विश्वास खोने से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का विश्वास खोने से पद छोड़ता है। ठीक है ना। और आगे है, अच्छी तरह से सब लिखा गया है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उस अपना आंसर लिखिए, इसमें देखिए, तभी आपको इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर ही कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। यानी राष्ट्रपति रबर स्टंप की तरह है। वह स्वविवेक के आधार पर कृत्यों कर निर्वहन नहीं कर सकता और न ही मंत्रिपरिषद को सीमित और नियंत्रित कर सकता है। ठीक है। अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो। ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ तक था और इसके आगे है, लेकिन भारतीय गणतंत्र में कई अवसरों पर राष्ट्रपति ने परंपराओं और मिथकों को तोड़कर यह सिद्ध किया है कि वह रबर स्टंप मात्र नहीं हैं। ठीक है। कब सिद्ध किया है तो ये भी दिखाना होगा। 1987 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह राजीव गांधी सरकार के पोस्टल विधेयक से सहमत नहीं थे। उन्होंने पॉकेट बिटों का इस्तेमाल किया, इसे सरकार को नहीं भेजा। राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा नहीं है। उन्होंने इस विधेयक को अपने पास रोक रखा। विधेयक स्वतः रद्द हो गया। ठीक है। तो कुछ आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। 1997 में राष्ट्रपति बनने के बाद के आर नारायणन ने
इंद्र कुमार गुजराल सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को न केवल पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनके विवेकानुसार उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। उन्होंने वाजपेयी सरकार द्वारा बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को भी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। ठीक है, यहाँ उल्लेखनीय यह भी है कि के आर नारायणन ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी के उस पत्र का भी काफ़ी लंबा एवं तर्कपूर्ण जवाब भेजा, जिसमें राज्यपाल ने बिहार में बढ़ते अपराध के आंकड़ों को हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा की थी। ठीक है, उन्होंने पत्र में तत्कालीन भाजपा शासित एवं अन्य प्रदेशों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े का ब्यौरा देते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने जैसे हालात न होने की बात भी स्पष्ट कर दी थी। ठीक है, तो आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखाना होगा। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, यही मुझे कहना होता है बार बार। राष्ट्रपति कलाम ने भी लाभ के पद वाले मामले को पुनर्विचार के लिए लौटाया था। गुजरात दंगों के बाद राष्ट्रपति कलाम ने दंगा प्रभावित नरोडा पाटिया यानी कि अहमदाबाद में पड़ता है का दौरा किया था और राज्य के राहत कार्यों पर रिपोर्ट भी मांगी थी। ठीक है, अब उसके बाद जो है लास्ट में जो है आपको निष्कर्ष दिखाना होगा। समग्रतः भारतीय राष्ट्रपति को रबर स्टंप मात्र कहना और यह कहना कि वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों आपने पक्ष दिखा दिया, पक्ष विपक्ष। ठीक है ना, अंततः यह स्थिति निर्भर है इस पद पर आसीन प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के व्यक्तित्व और परिस्थिति पर। ठीक है, तो ये निष्कर्ष भी हो गया और अच्छी तरह से आंसर को लिखा गया। आप आंसर देखिए, समझिए और इससे भी अच्छा आंसर लिखिए, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे किताबें होंगे, समझते होंगे, लेकिन हमें दिखाना था कि प्रश्न कैसे कैसे पूछते हैं और कैसे कैसे आंसर को लिखा जाए। ठीक है ना दोस्तों, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल, एक यही मेरे विनती है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे आप किसी की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि यहाँ जीके जीएस की भंडार है दोस्तों। ठीक है ना, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट किया कीजिए, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।